Hello friends, welcome to channel. So in this session we will discuss some question from this paper June 2014, paper 3. Okay, so we have already discussed 20 question from question number 1 to 20 in the previous video, and from question number 21 to that was the 45. 61 से लेकर 45 क्वेश्चन जो थे, ओके, इसको लाइव क्लासेस में किया था सॉल्व, बट ये जो क्वेश्चन है, जो लाइव क्लासेस थी, इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं, सो इसको दोबारा मैं अभी रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक, 65 तक, इसका भी लाइव क्लासेस का वीडियो है जो रिकॉर्डेड है, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। सो ये अवेलेबल है ऑलरेडी, ये भी आपको मिल जाएगा उसमें, और इसको मैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, सो दिस इज द पेपर 3 ऑफ जून 2014, एंड ये जो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल की जो लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उस पर आप क्लिक करके इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप तक सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पहुँचते रहें रिगार्डिंग दी लाइव क्लासेस और अदर वीडियो। ओके, फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉल दिस ऑन दिस नंबर, एंड फॉर क्रैश कोर्स also please text me on this number, then I will share the detail how to join the class course. Now for the paper 2 women study, अगर कोई स्टूडेंट, कोई एस्पिरेंट, आपको कोई फ्रेंड इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है, देन प्लीज़ आप उसको एक लिंक शेयर कर सकते हैं। इसकी वीडियो, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल पर, तो कोई भी वीडियो का एक लिंक आप शेयर कर सकते हैं फ्रेंड को। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने टोटल क्वेश्चन सही हुए हैं, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो को। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। जनरली मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, बट ऐसा देखा गया है कि फिर जो है स्टूडेंट हैं शेयर भी नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते, ना ही कमेंट करते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो 21, इन लंडन इनकरेज सेल्फ हेल्प ड्यूरिंग 1869। आपको ये बताना है कि कौन सी वो कम्युनिटी सोसाइटी है, कौन सी काउंसिल है जिसमें दैट इज वाज इन दी लंडन, उसमें इनकरेज किया गया था सेल्फ हेल्प को ड्यूरिंग 1869। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, आप देख सकते हैं लंदन में कौन सी संस्था थी इसके माध्यम से स्वयं सहायता को प्रोत्साहन किया गया था। सो दैट इज ऑप्शन नंबर, आप बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। सभी आंसर आपको लिखना है, जितने भी क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ, और सबके आंसर आपको बताना है कितने आंसर टोटल जो है करेक्ट हुए हैं आपके। एंड सो द ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, इसको COS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये लंदन में इसको बनाया गया था हेलेन बोसनकेट और ऑक्टाविया हिल के द्वारा। दे फाउंडेड द इन लंदन इन 1869, दैट इज मेंशन हियर। Okay, this concept basically just to support the self help. Okay, so basically they use the scientific philanthropy to help the poor and to distress or the underprivileged people, जो भी डेविएंट पीपल हैं, जो कि किसी प्रकार से डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो सही से चल नहीं सकते, या किसी कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, या बूढ़े लोग हैं, तो उनको एक साइंटिफिक तरीके से हेल्प करना उनकी, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था, उद्देश्य था। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द पर्जिंग ऑफ इमोशंस इज कॉल्ड एज। आपको ये बताना है कि इमोशंस को पर्ज करना, पर्ज मीन्स प्यूरिफाई करना, उसको ठीक करना, उसको मिटाना, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, उसको क्या बोलते हैं। म्यूचुअल एड, कैथरेसिस, ग्रुप कोहेंशन, मैस्ट्री। ग्रुप कोहेंशन का मतलब होता है एकजुट होकर के, एक ग्रुप है उसमें 4 लोग हैं, सब एक जैसे होने चाहिए, तभी उसमें ग्रुप कोहेंशन होगा, एकजुटता होगी, सामंजस्य बैठेगा। तो ये तो नहीं होगा ना, यहाँ पर बात की जा रही है इमोशंस को पर्ज करने की, इमोशंस को ठीक करने की उसको। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैथरेसिस। कैथरेसिस का मतलब होता है प्यूरिफाई करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, वो अगर एग्जाम में फेल हो जाता है, सो व्हाट्स योर ही विल डू, ही जस्ट क्राई, रोने लगता है। कोई बच्चा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, उसमें फेल हो जाता है, या किसी प्रकार से सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो रोने लगता है। तो रोने का मतलब क्या है, तो बेसिकली जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो इमोशनल थॉट्स हैं, वो उसको बाहर निकाल रहा है, उसको प्यूरिफाई कर रहा है, उसको पर्जिंग कर रहा है। ओके, थ्रू दी क्राइंग, रो करके, तो उसको बोला जाता है कैथरेसिस। कैथरेसिस मीन्स
वेंटिलेशन या प्यूरिफाई करना या पर्ज करना, इसका ठीक करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट, आपको ये बताना है कि जो असमित वितरण जो होता है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका मतलब क्या है? रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर स्क्यूनेस, या फिर कर्टिसिस। सो आपने एक कर्व देखा होगा, बेल शेप कर्व, जिसको बोलते हैं सिमेट्रिकल कर्व। ओके, जहाँ पर स्क्यूनेस 0 होती है, जहाँ पर मोड, मीडियन, मीन तीनों बराबर होते हैं। और दूसरा कर्व होता है पॉजिटिव स्क्यू। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव साइड में स्क्यू मतलब झुका हुआ होता है, तिरछा होता है, बोल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव स्क्यू होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यू। एक होता है नेगेटिव स्क्यू, जहाँ पर कर्व नेगेटिव साइड में स्क्यू रहता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्क्यू। तो ये जो है, जहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेंज ऑफ वैल्यूज़ का, सेट ऑफ डेटा का, उसको बोलते हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस मीन्स डिस्टॉर्शन और सम काइंड ऑफ सिमेट्री इन दी डेटा, इन दी सेट ऑफ डेटा। सो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 25, एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 जो यहाँ पर मिस हो गया है, उसको मैंने नेक्स्ट वाला जो वीडियो उसमें अपडेट कर दिया है, वहाँ से आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25, अल्फ्रेड एडलर प्रोपोगेट, ये थिंकर रहे हैं, इनके द्वारा एक थ्योरी दी गई थी। कौन सी थ्योरी यहाँ पर आपको बताना है? इंस्ट्रक्टिव थ्योरी, सोशल आर्ट्स थ्योरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी और हियरार्किकल थ्योरी। इनका नाम था एडलर अल्फ्रेड। इनके द्वारा एक थ्योरी दी गई थी। इनका ऐसा मानना था कि जो हर एक इंसान जो है कम्युनिटी में रहता है, उसमें एक कम्युनिटी की फीलिंग होती है। कम्युनिटी की फीलिंग का मतलब होता है कि उसमें एक बेसिक डिजायर होती है, एक अर्ज होती है, एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, या बोल सकते हैं कि वो एक कम्युनिटी का हिस्सा रहना चाहता है, उसमें लोगों से मिलना जुलना, इंटरेक्ट करना, कॉपरेशन करना, ताकि लोग आपस में रह पाएँ साथ में। दे शेयर द लाइफ स्टाइल, दे शेयर द वैल्यू, देयर द कॉमन गुड्स। तो ये जो सोशल अर्ज होती है, सोसाइटी में रहने की, एक कम्युनिटी में रहने की, एक बेसिक जो डिजायर होती है, उसको एडलर अल्फ्रेड के द्वारा दिया गया था। उसको बोलते हैं सोशल अर्ज थ्योरी। सोसाइटी में रहने का एक जो फीलिंग्स है, एक जो आपके गोल है, जो डिजायर है, जो इंस्टिंक्ट है, जस्ट टू बिलोंग इन अ सोसाइटी, जस्ट टू फील सिग्निफिकेंट व्हेन यू आर इन दिस कम्युनिटी, और जस्ट some kind of the orientation to live in cooperatively with the people. So that is called as social अर्ज theory. क्वेश्चन नंबर 26, प्रोफेशन सिलेक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ, आपको बताना है कि जैसे आप कोई व्यवसाय चुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किस प्रकार का जो है एग्जाम्पल होगा। ये अप्रोच कन्फ्लिक्ट होगी, अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट होगी, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट होगी, या फिर मल्टीपल अप्रोच कन्फ्लिक्ट होगी। तो बेसिकली यहाँ पर कन्फ्लिक्ट के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ओके, अप्रोच कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको चूज करना है दो जो अल्टरनेटिव है, जो अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे के हाथ में यहाँ पर एप्पल है, ओके, और यहाँ पर गुआवा है। इस बच्चे को दोनों ही चीज़ पसंद है, तो इसे बोलेंगे हम अप्रोच कन्फ्लिक्ट, कि दो अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव्स में से आपको चूज करना है। दूसरा होता है अवॉइडेंस अट्रैक्टिव, मतलब होता है कि एक चीज़ अच्छी भी है, बुरी भी है दूसरी। तो ऐसी सिचुएशन, द सिचुएशन हैज़ बोथ गुड एंड दी बैड फीचर्स। एंड नेक्स्ट है अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा, ये बता दिया मैंने। अप्रोच अवॉइडेंस, एक मतलब अच्छी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ है, क्या बोल सकते हैं, दोनों फीचर हैं। एंड अवॉइडेंस का मतलब होता है कि चूज बिटवीन टू अनअट्रैक्टिव अल्टरनेटिव्स, लाइक दी, एक बच्चा है जिसको बनाना पसंद नहीं है, उसको बनाना दे दिया जाए, ओके, और कोई फ्रूट दे दिया जाए, उसको ऑरेंज दे दिया जाए, वो पसंद नहीं है, तो दोनों में से चूज करना है उसको, तो ये कहलाएगा आपका अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। और मल्टीपल अप्रोच कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जहाँ पर आप डबल चूज करते हैं, चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स दैट हैज द गुड एंड द बैड फीचर्स आल्सो, सो दैट इज मल्टीपल अप्रोच। सो यहाँ पर प्रोफेशन चूज करना होता है अप्रोच कन्फ्लिक्ट। जैसे आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया दो यूनिवर्सिटी में, अब दोनों ही आपको पसंद है, अब आपको एक चूज करना है, तो ये कहलाएगा अप्रोच कन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, डिसिप्लिन कंसर्न विद द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन कंपोजिशन इज कॉल्ड एज, आपको ये बताना है कि कौन सा डिसिप्लिन है वो, कौन सी ब्रांच है जिसके माध्यम से आप पॉपुलेशन कंपोजिशन को
डिस्क्राइब करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। सो पॉपुलेशन डायनेमिक्स, सेंसस, पॉपुलेशन स्टडी एंड डेमोग्राफी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? पॉपुलेशन डायनेमिक्स का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ द पीपल लिविंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, दे एक्ट एंड इंटरेक्ट विद टुगेदर, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। सेंसस मीन्स होता है, आपको पता है, जनगणना करना। ये छोटा सा टर्म है। यहाँ पर बात की जा रही है पॉपुलेशन कंपोजिशन को डिस्क्राइब करना, उसके स्टेटस को एनालाइज करना। ओके, यहाँ पर केवल पॉपुलेशन की स्टडी की जाएगी। एंड डेमोग्राफी, दैट कवर ऑल द थिंग्स। ओके, डेमोग्राफी बेसिकली दिस इज द काइंड ऑफ द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। ओके, दैट एग्जामिन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, देयर स्ट्रक्चर, किस प्रकार का स्ट्रक्चर है। ओके, पॉपुलेशन का मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन, लोग कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, and over the period of time. So that is called a demography. So option number D correct हो जाएगा। Question number 28. The provision of the all form of child labor is explained in which article? So basically the provision for the children, that the all kind of the labor work that is provided for the children. So which article mentioned? Article 14, 18, 24, 20, 32. So right answer will be option number C. Question number 20. Option number question. Article 24, that prohibit the employment of children in the factory. No child below the age of 14 years shall be entered in the labor work. So option number C correct हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आर्टिकल 14 है वो आपको पता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। आर्टिकल 18 जो है एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स। ओके, और आर्टिकल 32 है जो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, कि मतलब कोई पर्सन है, ओके, उसको जो भी संविधान के द्वारा फंडामेंटल राइट दिए जा रहे हैं, अगर उसको वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है, ओके, क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल राइट वो अप्रोच नहीं कर पा रहा है, उसको जितने अधिकार मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। ओके, उसको अप्रोच कर सकता है कि उसके जो फंडामेंटल राइट हैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजन। सो इस पर आप कार्रवाई कीजिए। सो दिस इज कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। सो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, फर्स्ट कंप्रहेंसिव पर्सनालिटी थ्योरी इज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉड, दैट इज। सो सिगमंड फ्रॉड के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी, साइको एनालिटिकल थ्योरी। ओके, जो जिनमें उसने बताया था कि जो माइंड के 3 कंपोनेंट होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होता है चेतक मन, जैसे मैं यहाँ से कुछ लिख रहा हूँ, आप उसको देख पा रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं, आपकी जो चेतना है वो काम कर रही है, उससे बोलेंगे कॉन्शियस माइंड। ओके, तो ये तीनों अवस्थाएं बताई गई थी साइकोएनालिटिकल थ्योरी में बाय द सिगमंड फ्रॉड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात की जा रही है फर्स्ट कंप्रहेंसिव पर्सनालिटी थ्योरी का। साइको सोशल थ्योरी, साइको लर्निंग थ्योरी आपका एल्बर्ट बंडुरा के द्वारा दी गई, आपको याद कर लेना है इसको अच्छे से। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30, ऑर्गेनाइज एफर्ट टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल लेजिस्लेशन। मतलब होता है कि किस 4 ऑप्शन में से ये बताना है कौन सा एफर्ट है जिसके माध्यम से, जिसमें कानून को मद्देनजर रखते हुए, सोशल लेजिस्लेशन के माध्यम से, सामाजिक कानून के माध्यम से जो भी समाज की बुराइयां हैं, समस्याएं हैं, उनको हल करने की एक संगठित कोशिश है, संगठित प्रयास है, एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोशल एक्शन। सोशल एक्शन का मतलब होता है कि आप समाज में, सोसाइटी में जो भी बुराइयां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको एक सही तरीके से सोशल लोग सब आपस में जुड़ जाते हैं और एक एफर्ट के माध्यम से उसको बदलाव करने की कोशिश करते हैं, ताकि समाज की जो बुराइयां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सोसाइटी में, उनको ठीक किया जा सके और फ्यूचर को बेहतर किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सोशल एक्शन। सो दिस इज द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज एफर्ट जस्ट टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 31, द डेवलपमेंटल पॉलिसी विच अटेम्प्ट टू improve quality of life by centralizing planning of the goods services needed by the people regardless। आपको ये बताना है कि लोगों के द्वारा जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने के लिए एक कोशिश, एक डेवलपमेंटल पॉलिसी के माध्यम से एक कोशिश की जाती है कि लोगों की ज़रूरतें हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो वो कौन सा एफर्ट है, कौन सी डेवलपमेंट पॉलिसी है, किसके माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं? कलेक्टिविज्म, कलेक्टिविस्ट एंड एनालिटिकल, एलिटिस्टिक्स और पॉपुलिस्टिक्स। पॉपुलिस्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है अपनी इंडियन पॉलिटिक्स में, ये कुछ भी बोल देना,
एक मतलब ऐसी लुभावनी बातें करना कि आप ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट पॉलिटिक्स कुछ करते नहीं है राजनेता, तो ये नहीं होगा आपका। यहाँ पर बात की जा रही है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करना है। एलिटिस्ट मतलब होता है केवल जो एलिट क्लास है उसके लिए करना। एनालिटिकल का मतलब होता है कि विश्लेषण करके आप जो अंडर प्रिविलेज पर्सन है, जो पीपल्स हैं, जो किसी प्रकार से समस्या है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, इकोनॉमिक स्थिति खराब है, उनके लिए कुछ करना। क्योंकि आप यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, आप विश्लेषण करेंगे कि कहाँ पर ज़रूरत है। सो ये आपका ये भी नहीं होगा। सो कलेक्टिविस्ट सही हो जाए। कलेक्टिविस्ट का मतलब होता है कलेक्टिव कल्चर है, एक ऐसा कल्चर जहाँ पर एक पूरे ग्रुप की जो नीड्स हैं, उसके जो गोल हैं, उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। दैट एम्फेसाइज ऑन द नीड्स एंड द गोल ऑफ द ग्रुप एज अ होल, not any individual person or any person desire. So that is the called as collectivist approach to improve the quality of life of the people. ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, सोशल डेवलपमेंट इज, आपको ये बताना है कि सामाजिक विकास जो है क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना पड़ गया। अब पिला फॉर द लार्ज कलेक्शन ऑफ द सोशल एंड द वेलफेयर सर्विसेज। पिला मतलब होता है एक याचिका, किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा जो सोशल एंड दी वेलफेयर सर्विसेज हैं उनको एलोकेट करना, आवंटन करना। ऑप्शन बी दिया है इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ डेवलपमेंट, विकास का एक एकीकृत दृष्टिकोण, मतलब उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब सभी लोग इंक्लूड हैं, सोशल। एंड ऑप्शन नंबर सी एफर्ट टू प्रोवाइड एडहॉक ग्रोथ। एडहॉक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? विशेष ग्रोथ, मतलब खास किसी पर्टिकुलर ग्रोथ टारगेट इन ईच ऑफ द सेपरेट सेक्टर प्लानिंग, प्लानिंग के सभी अलग अलग सेक्टर में खास एक टारगेट करना। एंड प्लानिंग एक्सक्लूसिवली कंसर्न विद द सोशल सर्विस, ऐसी प्लानिंग जो कि केवल कंसर्न करती है आपकी सामाजिक जो है सेवाओं को लेकर के। इसमें आपका ये फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है दैट द डेवलपमेंट एट द लेवल ऑफ द सोसाइटी, सो द सोसाइटी शुड बी इंक्लूड, और यू कैन से द इंटीग्रेटेड अप्रोच और द बी ऑफ द डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड एज सोशल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इमोशनल इंसुलेशन। इमोशनल इंसुलेशन मतलब होता है कि आपकी जो भावनाएं हैं, आपको जो इमोशंस हैं, उनको आप कंट्रोल कर रहे हैं, किसी विथहोल्ड कर रहे हैं उसको, ओके, इन अ डिजायर डायरेक्शन, अनलाइकली आउटकम। सो उसको क्या बोलेंगे? ये इज कवरिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द फिजिकल थ्रेट्स, जो भी एक किसी प्रकार के सामाजिक जो शारीरिक खतरा है उससे कवर करना इमोशनल इंसुलेशन कहलाता है। और इन्वॉल्व द जस्टिफिकेशन फॉर द inappropriate behaviors and a maneuver aimed at withholding an emotional investment in a desired but unlikely outcomes, या फिर involve the use of the abstractions as a way of the avoiding feelings and distancing oneself from the emotional pain. So ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इमोशनल इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा इंसुलेट करना, एक पाइप होता है, कहीं से अगर कट जाता है, कहीं टूट जाता है तो उसको चिपका देते हैं, उसको बोलते हैं इंसुलेट करना। इसी प्रकार से आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो थॉट्स हैं, उसको इंसुलेट कर रहे हैं, आप उसको रोक रहे हैं, उसको विथहोल्ड कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अटेम्प्ट मेड बाय द सोशल वर्कर टू मेजर द ग्रुप एक्सपीरियंस इन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड एज। आपको ये बताना है ये कौन सा प्रयास है सोशल वर्कर के द्वारा जिसके माध्यम से पूरे ग्रुप का जो अनुभव है उसको मेजर कर सकते हैं, और वो अनुभव जो आता है, जो भी कोई प्रोग्राम है, कोई पॉलिसी है, उसको उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके जो उद्देश्य होते हैं, उसको पूरा करने में जो भी एक ग्रुप एक्सपीरियंस हो रहा है उसको मेजर करने का तरीका कौन सा है? सोशल वर्क प्रोसेस। दैट इज प्लानिंग, इंटरवेंशन, इवैल्यूएशन एंड टर्मिनेशन। प्लानिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट में प्लानिंग तो शुरुआत में आ जाता है ना। एंड दी टर्मिनेशन भी नहीं होगा क्योंकि टर्मिनेशन दैट इज द लास्ट पार्ट। measure should be in between, that is the first phase, that is the last, so that is the termination, that is the planning। in between ही होगा ना मेजरमेंट, तो उसको इंटरवेंशन बोलेंगे या एवेल्युएशन? देखिए इंटरवेंशन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो फेज 1 है, फेज 2, फेज 3, फेज 4, कोई प्रोजेक्ट है, इसके बहुत सारे फेज हैं, है ना। तो इंटरवेंशन आपका हर एक स्टेज पे होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। बट जो एवेल्युएशन होता है वो काफ़ी प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद किया जाता है मूल्यांकन करना, है ना। मूल्यांकन मतलब क्या होता है? एक सिस्टमैटिक डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कितना वो वैलिड है, कितना वर्दी है, कितना सिग्निफिकेंस है, कितना कंप्लीट हो गया, उसको समझ लेना, उसको बोलते हैं मूल्यांकन करना।
एवेल्युएशन करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द मेजर ऑफ द ग्रुप एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 35, द फाउंडेशन फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम इज। आपको बताना है कि फाउंडेशन क्या है, वो न्यू बताइए, उसका नाम क्या है जिसके माध्यम से आप प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। असेसमेंट, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, मॉनिटरिंग करना, एवेल्युएशन करना। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? देखिए यहाँ पर बात की जा रही है फाउंडेशन, मतलब शुरुआती में निचले स्तर पे ही जो प्रोग्राम को आप डॉक्यूमेंट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, दस्तावेज जो होते हैं, दस्तावेज को रखना, उनको कलेक्ट करना, सो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं असेसमेंट करना। अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा क्योंकि ये जवाबदेही है, जवाबदेही तो बाद में आएगी ना, पहले आप प्रोग्राम बना लेंगे, डॉक्यूमेंट कर लेंगे फाउंडेशन। मॉनिटरिंग तो आपका इन बिटवीन रहता है तो वो भी नहीं होगा। एवेल्युएशन आपका लास्ट के पॉइंट पर रहता है, लास्ट पेज में रहता है। सो असेसमेंट इज द करेक्ट आंसर। असेसमेंट मतलब होता है कि जब शुरुआत है, शुरुआत फेज उसमें आप असेस कर लेंगे, समझ लेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके बाद ही आगे प्रोसेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, द की ब्लेस स्कीम फोकस ऑन। इसको शॉर्ट फॉर्म में KBS स्कीम बोलते हैं। इसका फोकस क्या है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है, किस सेक्टर में? लाइवस्टॉक, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ऑल द अबव। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? बेसिकली KBS स्कीम जो है सरकार के द्वारा चलाई गई थी जस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ द लाइवस्टॉक, कैटल्स, बफेलो, ओके, उन पे ज़्यादा फोकस किया गया था। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, लाइवस्टॉक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, सोशल केस वर्क इज प्राइमरली यूज बाय द प्रोफेशनल सोशल वर्कर टू हेल्प इंडिविजुअल्स एंड फैमिली टू डील विद। आपको ये बताना है कि किस प्रकार की समस्याएं, किस प्रकार के कन्फ्लिक्ट हैं, कंडीशन होनी चाहिए जब जो है सोशल केस वर्कर जो है इन्वॉल्व होते हैं या सोशल वर्क में इंडिविजुअल्स की हेल्प करने के लिए या फिर पूरी फैमिली की हेल्प करने के लिए। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स that is used that is solved by the social worker in the social case work? So that is interpersonal problems, intergroup problems, family conditions, and the intercommunity problems. So what kind of the problems of conflict? So this is the interpersonal. Okay, interpersonal चलेगा, इंटरग्रुप नहीं चलेगा क्योंकि दो ग्रुप की बात की जा रही है, तो वहाँ पर सोशल ग्रुप वर्क आ जाएगा। फैमिली कंडीशन, इंटर कम्युनिटी, दैट इज आल्सो डिफरेंट थिंग। यहाँ पर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है, सोशल ग्रुप वर्क आ सकता है, सोशल एक्शन आ सकता है, बहुत सारे स्टेप्स मतलब मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। बट इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व थ्रू दी सोशल केस वर्क, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पारस्परिक समस्याएं जो होती हैं लोगों की, उनको सॉल्व किया जाता है इन दिस सोशल केस वर्क मेथड। क्वेश्चन नंबर 38, रिप्रेशन रिफर टू। रिप्रेशन मतलब दमन करना, किसी चीज़ को दबा के रख लेना। जैसे आप कोई आपकी लाइफ में कोई घटना हो गई है ना, कोई पेनफुल थॉट्स हैं आपके दिमाग में, उनको आप दबा लेते हैं अपने दिमाग में, अपने जो कॉन्शियस माइंड है उसको अंदर डाल लेते हैं, या बाहर निकालने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि शायद इससे क्या है और ज़्यादा पेन होगा, इस प्रकार के थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, है ना, उसको बोलते हैं रिप्रेशन। जो अनवांटेड थॉट्स हैं, जो आपके इम्पल्सेस हैं, उसको आप अनकॉन्शियसली पुश करते हैं अपनी अवेयरनेस के बाहर, ठीक है। और अगर हम बात करें सप्रेशन की, ये रिप्रेशन है। अगर सप्रेशन में एग्जाम में आ जाता है तो सप्रेशन क्या है? सप्रेशन मतलब होता है डेलिबरेटली, आप जानबूझकर भूलने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बारे में आप कोई जैसे कोई पेनफुल थॉट्स है, कोई किसी प्रकार की घटना हो जाती है तो उसको आप जानबूझकर कोशिश करते हैं कि यार हमें इसको नहीं सोचना है, इसका बारे में हमको बात ही नहीं करनी है, तो इसको बोलते हैं सप्रेस करना। रिप्रेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रिप्रेस मतलब होता है कि आप जो अनवांटेड थॉट्स हैं, जो इम्पल्सेस हैं, जो किसी प्रकार के, उसको आप अनकॉन्शियसली पुश करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जानबूझकर नहीं करते हैं, बट कोशिश करते हैं कि चीज़ अपने आप भूल जाएं तो बढ़िया रहेगा। ये बेसिक डिफरेंस होता है रिप्रेशन और सप्रेशन में। सो मेंटल प्रोसेस इज एक्सट्रीमली थ्रेटनिंग एंड दी पेनफुल थॉट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी कॉन्शियसनेस। अपनी दिमाग आपकी जो चेतना है उससे बाहर निकालने की कोशिश है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जो एक्सट्रीमली जो थ्रेटनिंग थॉट्स होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपके तीनों गलत है, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 39, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कौन सा जो फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सामाजिक विघटन का। जैसे कि सोसाइटी है, अब सोसाइटी में बदलाव तो होना जरूरी है क्योंकि समय आगे बढ़ता जाता है तो कुछ ना कुछ बदलाव भी आता है, लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ओके, डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं लोगों का इंटरेक्शन होता है जिससे कुछ ना कुछ बदलाव होता है, कुछ इंटरेक्शन से रीएडजस्टमेंट होता है, मॉडिफिकेशन होता है सोसाइटी में। सो दैट इज, उसमें पूछा जा रहा है कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं।
सोशल प्रोसेस जो मैंने आपको बताया सही है। सोशल प्रोसेस का मतलब होता है कि एक ऐसा तरीका जिसमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रीएडजस्ट हो रहे हैं, एक रिलेशनशिप बना रहे हैं आपस में, तो इस पैटर्न को बोलते हैं सोशल प्रोसेस। ओके, ये जो कि लगातार बदलता रहता है, मॉडिफाई होता रहता है थ्रू दी कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इससे भी आपका सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि सोशल प्रोसेस कभी ना कभी तो बदलेगा ना, मॉडिफाई होगा, लोग आएंगे डिफरेंट तरीके से इंगेज होंगे, तो मॉडिफिकेशन होगा। कल्चर लैग थ्योरी आपको मैंने बता ही दिया था जिसमें कि ये थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक्स थिंग्स होती हैं, जब फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आज से 200 साल पहले जो रोड बने थे तो वो उस टाइम के अकॉर्डिंग बने थे। आज के जो व्हीकल्स हैं, आज के ऑटोमोबाइल्स काफ़ी फास्ट हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है रोड बन रहे हैं, अभी नए नए रोड्स बनाए जा रहे हैं। ओके, उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव्स देखा जाता है, जैसे जो ट्रैफिक लाइट बना दी जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय व्हीकल्स हो गए हैं, तो रोड उतने पुराने हैं। तो इससे क्या है, जो बीच में गैप आ रहा है कल्चर का, कि रोड आपके पुराने हैं, ऑटोमोबाइल आज के नए ज़माने के हैं, तो जो बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं कल्चर लैग। एंड तो इसी वजह से भी आपका सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। कन्फ्लिक्टिंग वैल्यू ऑफ कोर्स दैट इज द राइट, तो वैसे भी आपको देखने से पता चल रहा होगा, परस्पर विरोधी मूल्य। तो सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, द फोर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रक्शन ऑफ द ग्रुप मेंबर आर ऑफन रिफर्ड टू एज। आपको ये बताना है कि वो फोर्स जिसके माध्यम से इंट्रक्शन ऑफ द ग्रुप मेंबर आर ऑफन, उसको बोलते क्या है। ग्रुप कन्फ्लिक्ट बोलेंगे, ग्रुप डायनेमिक्स, इंटरपर्सनल इंटरवेंशन, लीडरशिप कन्फ्लिक्ट। मतलब जैसे कि एक ग्रुप है, उसमें काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी लोग हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, है ना, एक एक ग्रुप बना रहे हैं, उनका एक स्ट्रक्चर है, उनका एक प्रोसेस है जिसमें लोग फंक्शंस करते हैं, वर्क करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ये पूछा जा रहा है। ग्रुप मेंबर। 1 सेकंड गाइज। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स मतलब होता है कि कैसे वो बनता है, कैसे क्या उसका स्ट्रक्चर है, हाउ दिस स्ट्रक्चर, व्हाट इज द प्रोसेस एंड हाउ दिस द ग्रुप फंक्शन, कैसे वो फंक्शन करता है, उसको बोलते हैं ग्रुप डायनेमिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थेरापेटिक ग्रुप। थेरापेटिक का मतलब होता है कि चिकित्सक ग्रुप, जो किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर इज द पार्ट ऑफ द थेरापेटिक ग्रुप। चिकित्सक समूह जो कि किसी प्रकार से कोई कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करना, कोई डिसऑर्डर है ना, उसको बेहतर करना, उसको बोलते हैं चिकित्सक थेरापेटिक ग्रुप। कौन सा नहीं है, सो यहाँ पर हॉबी ग्रुप इन द स्कूल ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों की स्कूल में किसी प्रकार का एक हॉबी ग्रुप है, कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, आप फॉर एग्जांपल आप पेंटिंग बनाते हैं, तो आपके 2-4 दोस्त होंगे बना के, तो एक जो ग्रुप बन जाएगा, क्या वो थेरापेटिक ग्रुप है? नहीं, वो तो एक रिक्रिएशनल ग्रुप है जो कि आपस में खेल कूद रहे हो, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इट्स नॉट अ थेरापेटिक ग्रुप। थेरापेटिक ग्रुप फॉर द पीयर मेंटर ग्रुप फॉर द ड्रग रिएडिक्शंस, ओके, और गाइडेड रिक्रिएशनल ग्रुप्स फॉर द जुवेनाइल ऑफेंडर्स, जो छोटे उम्र के बच्चे अपराध कर देते हैं, उनके लिए जो बनाया गया एक ग्रुप है, उसको बोलेंगे हम थेरापेटिक ग्रुप, क्योंकि उसमें बेहतरी करने की कोशिश की जाती है जुवेनाइल ऑफेंडर्स की, तो ये इसको थेरापेटिक ग्रुप बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी दिया है ट्रीटमेंट ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रंस हैविंग द बिहेवियरल डिसऑर्डर। ऐसे बच्चे जिनको किसी प्रकार का कोई व्यवहारिक संबंधी कोई विकार है, कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर है, तो उनके लिए जो ग्रुप बनेगा उसको भी थेरापेटिक ग्रुप बोलेंगे। केवल जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हॉबी ग्रुप को नहीं बोल सकते थेरापेटिक ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ आपको बताना है कौन सा आर्टिकल जो है हमारे भारतीय संविधान का जो डिफाइन करता है शेड्यूल ट्राइब को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जिसमें परिभाषित है अनुसूचित जनजातियां, ST। आर्टिकल 66, आर्टिकल 65, 365, 364, 363। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 366, और इसमें क्लॉज 25 जो है वो दर्शाता है शेड्यूल ट्राइब को। ओके, शेड्यूल ट्राइब which means the tribes or the tribal community or the parts of the group within which tribes or the tribal community के अंदर, कम्युनिटी के बाहर ऐसा ग्रुप, ऐसे पार्ट्स ऑफ द पीपल्स, ऐसे कम्युनिटी, उसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 66 में, क्लॉज 25 में। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्क्राइब स्टेटस। इसमें कौन सा स्क्राइब स्टेटस नहीं है। दो प्रकार के स्टेटस होते हैं, एक आपका होता है एस्क्राइब्ड स्टेटस, दूसरा होता है अचीव्ड स्टेटस।
अचीव्ड मतलब होता है जो आप प्राप्त करते हैं थ्रू दी हार्ड वर्क, थ्रू दी मेहनत, आफ्टर दी बर्थ, जन्म होने के बाद। लाइक आप अगर डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, होता है तो जो है उसको अवार्ड मिलता है जो भी, तो ये इसका कहलाता है अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब का मतलब होता है जो आपको जन्म से मिलता है, जैसे कि राजा का बेटा राजा बन जाता है, या फिर बायोलॉजिकल फीचर जैसे कि फीमेल मेल, ये जन्म से निर्धारित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एस्क्राइब स्टेटस है आपका फीमेल, टीचर डॉक्टर लॉयर से ये आपके अचीव्ड स्टेटस है। क्वेश्चन नंबर 44, रिकॉग्निशन ऑफ द वन इमोशंस एंड देयर एफर्ट इज कॉल्ड एज, मतलब अपने ही भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, अपने जो इमोशंस, अपने थॉट्स हैं उनको समझ लेना, उनको अंडरस्टैंड कर पाना, उसको क्या बोलते हैं? इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, अफेक्शन, मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन तो नहीं होगा, ना ही अफेक्शन होगा, क्योंकि ये कोई मतलब मतलब तो इसने थोड़ी कर रहे हैं, आप अपने बारे में जान रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये अफेक्शन नहीं होगा। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, तो यहाँ पर स्थिरता नहीं है ना, ये तो दिस इज लाइक द मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या होता है, आप बैठ जाते हैं ऐसे हाथ करके सीधे, और अपने अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, आपके जो विचार हैं उस पर आप कंट्रोल करते हैं, आपके थॉट्स पे कंट्रोल करते हैं, अपने विचार चलते रहते हैं आपके दिमाग में, उनको समझते हैं, उसको उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको सेंस करते हैं, तो उसको बोलते हैं इमोशनल अवेयरनेस। कि आप इतने भावनात्मक रूप से इतने जागरूक हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को, अपनी सेंस को समझ पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, ना कि केवल अपने बल्कि दूसरों के थॉट्स को भी आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। वो जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं इमोशनल। क्वेश्चन नंबर 45, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं क्वेश्चन नंबर 45 तक, तो प्लीज़ इसका आंसर जरूर दीजिए। और आप लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे, क्योंकि इसमें काफ़ी एफर्ट लगता है पीपीटी बनाने में, उसके बाद सही से आंसर निकालने में, सब कुछ, और रिकॉर्ड करना काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। और आपको कमेंट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप कमेंट कीजिए कितने आंसर सही है आपके टोटल क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए इसमें, और इस क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है, कमेंट करके बताइए प्लीज़। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ये तो ऑलरेडी लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।